कहा जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा रहता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। हमारे जीवन में सबसे पहले गुरु ही तो माँ होती है, जो हमारे जन्म लेते ही हर बातों का ज्ञान कराती है। मगर विद्यार्थी काल में बालक के जीवन में शिक्षक एक ऐसा गुरु होता है जो उसे शिक्षित तो करता ही है, साथ ही उसे अच्छे बुरे का ज्ञान भी कराता है। क्योंकि टीचर्स डे है, हमारा और आपका यूट्यूब पेज द राजनीति सियासत से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको आज भारतीय राजनीति के दो धुरंधरों के गुरुओं से वाकिफ कराऊंगा। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके पास अभी देश की कमान है। दूसरे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो सरकार, सिस्टम और बीजेपी को अक्सर नकेल कसते दिख जाते हैं। अब तो राहुल गांधी के बारे में ये नारा फेमस है, सरकार तुम्हारा है, सिस्टम हमारा है। तो राहुल गांधी के राजनीतिक गुरुओं के बारे में आपको बताऊंगा। ये समझने का प्रयास करेंगे मोदी और राहुल ने अपने गुरुओं के साथ कैसा व्यवहार किया, किसने कितनी अपनी जिंदगी में अपने राजनीतिक गुरुओं को महत्व दिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी को अपना गुरु मानते हैं और कई मौकों पर इसका जिक्र कर चुके हैं। आडवाणी का बीजेपी को यहाँ तक पहुँचाने में जितना योगदान है, उतना ही नरेंद्र मोदी के सफ़र में भी उनका प्रभाव है। अगर आडवाणी नहीं होते तो मोदी ना तो सीएम बनते और ना ही प्रधानमंत्री बनते। उनकी राजनीति कब की खत्म हो जाती। लेकिन जिस मोदी को राजनीति आडवाणी ने सिखाई, उन्होंने उनके साथ क्या किया, जब मैं इस पर विचार करता हूं तो हैरान हो जाता हूं। साल 2002 के गुजरात दंगों के वक्त जब मोदी पर आँच आई, तब आडवाणी उनके लिए ढाल बनकर खड़े हो गए थे। साल 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए, तब नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। दंगों के बाद प्रधानमंत्री वाजपेयी गुजरात गए और वहां मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म पालन करने की सलाह दी। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहते थे, लेकिन आडवाणी इसके खिलाफ थे। आडवाणी ने अपनी आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ में खुद इस वाक्य का जिक्र किया है। वो लिखते हैं कि दो मुद्दों पर मेरी अटल जी के साथ एक राय नहीं थी। पहला था अयोध्या का मामला, जिस पर आखिर में वाजपेयी को पार्टी की राय माननी पड़ी, और दूसरा था गुजरात दंगों पर नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग, मैं जिसके खिलाफ था। गोधरा दंगों के बाद विपक्षी पार्टियां मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग पर अड़ गई थी। एनडीए गठबंधन का हिस्सा रही कुछ पार्टियां भी मोदी का इस्तीफा चाहती थी, लेकिन मेरी राय इससे बिल्कुल उलट थी। लाल कृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी को शुरू से बहुत पसंद किया करते थे, मुख्यमंत्री बनने से पहले भी। 1984 के चुनाव में जब बीजेपी हारी, तो नरेंद्र मोदी को आरएसएस से बीजेपी में भेजा गया। बीजेपी को करीब से जानने वाले कहते हैं कि उस वक्त आडवाणी ने ही मोदी को गुजरात में काम करने भेजा और बाद में उन्हीं के चलते वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बने। 1990 के दशक में जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था और आडवाणी इसकी अगुवाई कर रहे थे, तब भी नरेंद्र मोदी उनके साथ थे। आडवाणी की रथ यात्रा की पूरी कमान ही मोदी के हाथों में थी। उस दौर की तमाम तस्वीरों में नरेंद्र मोदी आडवाणी के साथ दिखाई देते हैं। इस यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के सारथी बने थे। आज मोदी जिस राजनीति के शिखर पर हैं, वो लाल कृष्ण आडवाणी की वजह से हैं। लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु के साथ क्या किया? पहले उनसे 2013 में प्रधानमंत्री बनने का मौका अपनी राजनीति से छीन लिया। उस वक्त आडवाणी के पास बीजेपी की ओर से पीएम का उम्मीदवार बनने का मौका था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस तरह से लॉबिंग की कि आडवाणी की राजनीति फिर हाशिए पर चले गई। मोदी प्रधानमंत्री बने तो अपने राजनीतिक गुरु को सीधे तौर पर मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। एक तरह से उनकी राजनीति को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये बात और है कि पीएम मोदी ने उन्हें भारत रत्न भी अपने शासनकाल में दिलवाया। लेकिन इससे क्या लाल कृष्ण आडवाणी संतुष्ट होंगे? मुझे लगता है नहीं होंगे, क्योंकि एक राजनीतिज्ञ की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बस यही होती है, जब तक उनकी ख्वाहिश है
तो राजनीति की रफ्तार के साथ चलती रहे। अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले, जबरन रिटायरमेंट ना मिले, लेकिन पीएम मोदी ने अपने राजनीतिक गुरु को तो जबरन रिटायरमेंट दिलवाया। ये सत्य है। चलिए बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के राजनीतिक गुरुओं के बारे में। इस वक्त राहुल गांधी की राजनीति की रफ्तार बहुत तेज है, जिसकी जद में बीजेपी की राजनीति धराशायी हो रही है। दोस्तों, राहुल गांधी के दो राजनीतिक गुरु हैं, जिसमें एक दिग्विजय सिंह और दूसरे सैम पित्रोदा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह हमेशा से गांधी परिवार के नजदीक रहे हैं। जानकार तो ये भी बताते हैं कि राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु भी रह चुके हैं। जब राहुल गांधी ने 2004 में अपनी राजनीति की शुरुआत की, तब ज़्यादातर कांग्रेस पर्यवेक्षकों का कहना था कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उनके गुरु हैं। हालांकि ना तो दिग्विजय और ना ही राहुल ने कभी सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार किया। दरअसल 2018 में कांग्रेस के दिग्गज नेता ने कहा था कि वो अपने बेटे के भी गुरु नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में दिग्विजय ने कई मौकों पर यह साबित किया कि वो ही हैं वो कांग्रेसी जिन्हें राहुल गांधी अपना आदर्श मानते हैं। इसमें सबसे ताज़ा उदाहरण मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता का लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला था। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से चुनावी मैदान में उतरने का आग्रह कर रहे थे। इसके पीछे मकसद बीजेपी के खिलाफ जन समर्थन वाले मजबूत नेताओं को मैदान में उतारकर पार्टी की जीत की संभावनाएं बढ़ाना था। फिर भी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे अधिकांश वरिष्ठ नेता चुनावी दौड़ से दूर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई नेताओं ने अपने अपने बेटों के लिए टिकट हासिल किए। इन परिस्थितियों में 77 साल के दिग्विजय एक अपवाद रहे। बीजेपी की ओर से आलोचना के जवाब में वरिष्ठ कांग्रेस नेता लोकसभा चुनाव लड़ने से कतरा रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी या शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी चुनाव लड़ने को तैयार हूं, लेकिन पार्टी ने मुझे राजगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए कहा है। हालांकि दिग्विजय सिंह ये चुनाव हार गए, वो अभी राज्यसभा सांसद हैं। तो दिग्विजय राहुल के आदर्श सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने फिर से चुनावी ताकत आजमाने का फैसला किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो उन चंद वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं में से एक रहे हैं जिन्होंने लगातार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की। उन्होंने अक्सर हिंदुत्व और अन्य विवादास्पद मुद्दों पर भाजपा को आड़े हाथों लिया है। हालांकि उनकी कुछ आलोचनाओं ने पार्टी नेतृत्व को भी मुश्किल में डाला है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अपमानजनक हार के बाद राहुल ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में खुले तौर पर कहा था कि वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा के खिलाफ उनकी लड़ाई में उनका साथ नहीं दिया। राहुल ने राफेल सौदे में कथित भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर कांग्रेस नेता इस पर मुखर नहीं रहे। दिग्विजय ने कई मौकों पर राफेल सौदे को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यसभा सांसद जमीनी स्तर पर सक्रिय रहे, एक ऐसा गुण जिसका राहुल चाहते हैं कि ज़्यादातर कांग्रेस नेता अनुसरण करें। 2017 और 2018 के बीच लगभग 200 दिनों में दिग्विजय ने नर्मदा परिक्रमा पूरी की, जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की परिक्रमा करते हुए 3300 किलोमीटर की एक कठिन तीर्थ यात्रा थी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 2018 में राज्य के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में इस परिक्रमा का बड़ा योगदान था। सितंबर 2022 और जनवरी 2023 के बीच जब राहुल ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा भारत जोड़ो यात्रा की थी, तो गांधी परिवार के उत्तराधिकारी के साथ इतनी ही दूरी पैदल चलने वाले एक नेता दिग्विजय सिंह थे, जो रोज सुबह 4 बजे उठते थे। राहुल जब 52 साल के थे तब दिग्विजय 75 साल के थे। दिग्विजय सिंह अब भी बीजेपी के धुरंधरों को चुनौती दे रहे हैं। राहुल गांधी को अब भी दिग्विजय सिंह पर विश्वास है और यही कारण है कि अडवाणी की तरह दिग्विजय सिंह ने राजनीति की दुनिया से रिटायरमेंट नहीं लिया, वो अब भी एक्टिव हैं। राहुल गांधी के एक और गुरु हैं, वो हैं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा का पूरा नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है। वो
इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनको ही भारत में सूचना क्रांति का जनक माना जाता है। यूपीए सरकार के कार्यकाल में वो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में वो यूएन के लिए प्रधानमंत्री का सलाहकार भी रह चुके हैं। सैम पित्रोदा का जन्म टिटलागढ़ में एक गुजराती बढ़ई परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गुजरात के वल्लभ विद्यानगर से पूरी की। वहीं वडोदरा के महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी से फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर डिग्री ली। साल 1964 में अमेरिका जाकर उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। साल 1981 में भारत लौटकर उन्होंने देश की टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को मॉडर्न बनाने के बारे में सोचा। साल 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के आमंत्रण पर उन्होंने टेलीकॉम के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए C.DOT की स्थापना की थी। उनकी क्षमता से प्रभावित होकर राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने उनकी डोमेस्टिक और फॉरेन टेलीकॉम पॉलिसी को दिशा देने का काम किया। सैम पित्रोदा साल 2005 से 2009 तक भारतीय ज्ञान आयोग के चेयरमैन भी रह चुके हैं। वो भारत के दूरसंचार आयोग के संस्थापक और पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 21वीं सदी के लिए ज्ञान से संबंधित संस्थानों और बुनियादी ढांचे के लिए सुधार का खाका तैयार किया। सैम पित्रोदा को राहुल गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। राहुल गांधी समय समय पर उनसे मुलाकात कर कई मुद्दों पर उनसे सलाह मशवरा करते रहते हैं। यही वजह है कि बीजेपी उनको राहुल गांधी का अंकल कहकर तंज कसती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मोदी और राहुल गांधी में से किसने अपने गुरुओं को सम्मान दिया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।